प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं। ओके, सबसे पहला ही एमसीक्यू है हमारा, मॉड्यूलेशन टेक्निक जो होती है कितने तरीके की होती हैं? तो हमारी 3 तरीके की होती हैं। एक हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो उस रेस्पेक्ट में पूछा है। तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फेज तो फेज है ही, और आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। तो 3 तरीके की होती हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि मॉड्यूलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंसेज होती हैं तो उसमें हमारे सिग्नल को विदाउट लॉस पहुंचाना, ये मॉड्यूलेशन का मेन होता है। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे आंसर है इसका। तो उसके बाद मॉड्यूलेशन इज प्राइमरली अकम्प्लिश टू, तो ट्रांसमिट ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, ये ऊपर वाले का ही इंग्लिश वर्जन बोल सकते हैं कि ये और ये हमारा सेम ही तरीके से है, तो ईजी सा आंसर है इसका। उसके बाद बात करते हैं कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में तो वाहक तरंग का आयाम स्थिर रहता है, मतलब हमारा एम्पलीट्यूड स्थिर रहता है। जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करते हैं तो हमारा एम्पलीट्यूड एज इट इज़ रहता है। तो केवल ये हमारा सही है। उसके बाद बात करते हैं 3 की, रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइज इज़ वैलिड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइज सही है किसके अलावा? तो बेस बैंड रिकॉर्डिंग सिस्टम में, बाकी सब में हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइज वैलिड होती है या होती है। तो ये हमारा एक जेई इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 में पूछा था क्वेश्चन। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइज हमारा वैलिड होती है बाकी सब में, केवल इसमें नहीं होती है, बेस बैंड रिकॉर्डिंग सिस्टम में नहीं होती है। बाकी हमारा मिक्सर स्टेज हो गया, IF स्टेज हो गया, प्री एम्पलीफायर ऑफ द रेडियो रिसीवर, इस जगह सब में होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि इन विच मॉड्यूलेशन सिस्टम व्हेन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को जब डबल कर देते हैं द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑल्सो बिकम डबल। तो ऐसा किसी में भी नहीं होता है, नन ऑफ दीज में। जब फ्रीक्वेंसी को हम डबल करते हैं तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी पूरा डबल हो जाए, तो ऐसा हमारा किसी में भी नहीं होता है। फिर हम आते हैं 7th पे कि मॉड्यूलेशन इज प्राइमरली अकम्प्लिश टू, किस लिए किया जाता है? तो ये वही जो ऊपर वाला था कि ट्रांसमिट ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस वाला ही आंसर हमारा होता है। तो ये सेम क्वेश्चन है, अलग अलग बार पूछा है। उसके बाद बात आती है 8 की कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। तो हमारा बेसिक सा आंसर है ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर ही हमारा कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद आते हैं 9th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है? तो मॉड्यूलेशन इज यूज टू, तो इसके अलावा कौन सा सही है उसकी बात कर लेते हैं। मॉड्यूलेशन किस लिए यूज होता है? तो सेपरेट डिफरेंट ट्रांसमिशन, अलग अलग ट्रांसमिशन को सेपरेट करने के लिए, डिफर करने के लिए, जो डिफर करते हैं उन ट्रांसमिशन को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद अलाउ द यूज ऑफ प्रैक्टिसेबल एंटीनाज। तो एंटीना की लेंथ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एंटीना की लेंथ को कम रखना है, अपना प्रैक्टिकल रखना है, तो हमें मॉड्यूलेशन करना ही पड़ेगा। अगर हमने विदाउट मॉड्यूलेशन जितनी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हम विदाउट मॉड्यूलेशन भेजना चाहते हैं उसको भेजेंगे तो हमारा एंटीना बहुत ज़्यादा, मतलब किलोमीटर्स में उसकी हाइट हमें चाहिए रहेगी। उसके बाद सी पॉइंट पे आते हैं कि इंश्योर दैट इंटेलिजेंस में भी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस वाला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है हमारा कि रिड्यूस द बैंडविड्थ यूज्ड, तो इसका मॉड्यूलेशन से लेना देना हमारा नहीं होता है, मॉड्यूलेशन इसके लिए यूज़ नहीं होता पर्टिकुलरली। उसके बाद बात करते हैं 10th की कि इन टीवी वीडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट और फेमस है, मतलब अलग अलग तरीके के कि अलग अलग तरीके के सिग्नल हमारे किस अलग अलग तरीके की मॉड्यूलेशन स्कीम से हमारे भेजे जा सकते हैं या कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ होती है। तो ये है कि वीडियो सिग्नल के लिए हम AM को यूज़ करते हैं और ऑडियो सिग्नल के लिए हम FM को यूज़ करते हैं नॉर्मली। उसके बाद 13 पे आते हैं कि AM सिग्नल का RF तरंगों से मिलना क्या कहलाता है? तो मॉड्यूलेशन। जब हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उससे मिलाते हैं तो वो मॉड्यूलेशन हो गया। और प्रभावी मॉड्यूलेशन हेतु मॉड्यूलेशन की डिग्री होनी चाहिए। तो मॉड्यूलेशन का प्रभावी होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? 100 से ज़्यादा होनी चाहिए या 1.0 से ज़्यादा होनी चाहिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू। तो 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर मॉड्यूलेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, ओवर मॉड्यूलेशन उत्पन्न हो जाता है, तो ओवर मॉड्यूलेशन को रोकने के लिए 100% से कम हमारा वैल्यू होना चाहिए। अंडर मॉड्यूलेशन चलेगा और परफेक्ट भी चलेगा 1 पर, 1 से ज़्यादा नहीं हो, तो 100% से ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं 11 पे, मैसेज सिग्नल गिवन बाई MT इक्वल टू 1/2 cos ωt माइनस 1/2 sin ωt। ये हमारा सिग्नल है MT इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट किया है विद अ कैरियर ऑफ फ्रिक्वेंसी ωc टू जनरेट ST, और ST हमने ये 1 + MT इंटू cos ωct बनाया। पावर एफिशिएंसी हमसे पूछेगी इस मॉड्यूलेशन स्कीम की पावर एफिशिएंसी क्या होगी। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन इससे हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की मदद से जो फॉर्मूला एफिशिएंसी का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ईटा इक्वल टू m² अपॉन 2 + m²। सो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
अब इसके लिए हमें ये दिख रहा है कि हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जिसको हम एम लिखते हैं, आप स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, तो ये इसकी ज़रूरत है। अब ये कहाँ से आता है, जो हमारा एम होता है तो वहाँ से इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। जैसे मैसेज सिग्नल है तो cos ω1t और sin ω2t का जो हमारा कोफिशिएंट है 1/2, ये हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स को शो कर रहा है, m1 और m2 को। अब अगर एक से ज़्यादा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात होती है तो उसको भी हम, मतलब जो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसका निकालने का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो mt निकलेगा हमारा √m1² + m2²। इस तरीके से हम निकालेंगे तो √1/2 का स्क्वायर + 1/2 का स्क्वायर, तो ये हमें दे देगा m टोटल, जो कि 0.707। फिर इसको हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में लगा दिया तो 0.07 का स्क्वायर +2 + 0.707 का स्क्वायर, तो ये हमें वैल्यू दे रहा है 20%। 20% हमारा एफिशिएंसी हमें अचीव हो पाएगी इस तरीके के मैसेज में, और जो भी हमने मॉड्यूलेशन स्कीम यूज़ करी यहाँ पे। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आए। एक तो ये ईटा वाला हमारा एफिशिएंसी वाला m²/2 + m², और एक हमारा ये जो mt हमने निकाला है कि √m1² + m2²। इससे ज़्यादा भी होता तो फिर हमारा m3² भी इसी में ऐड हो जाता और सो ऑन, और ये हमारा रूट में चल रहा है पूरा। इस तरीके से हम m टोटल की बात करते हैं। उसके बाद बात करी गई है कि, और ये इन सबसे भी ज़्यादा बेसिक फार्मूला जो हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर होता है कि पीटी की अगर बात करते हैं टोटल पावर की, तो 1 + m²/2 × पीसी, या पीसी को पहले लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया भाई पीटी = पीसी और 1 + m²/2। एम हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। सो यहाँ पे बात करी जा रही है कि इन एम व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 0.5 द मैक्सिमम पावर इज पीटी वेयर पीसी इज द कैरियर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें अब पीटी की वैल्यू बतानी है और इन टर्म्स ऑफ पीसी बतानी है, क्योंकि पीसी हमको दिया नहीं है। तो इस वैल्यू में लगा देंगे हम इस फॉर्मूले में, एम की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर, तो ये हमको दे देगा हमारा ऐसे करके 1.125 पीसी, तो आंसर डी हो जाएगा। तो जैसे ए के एग्जाम में ये पूछा था, दिख रहा होगा ए के एग्जाम में पूछा है, तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है। कम्युनिकेशन से बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत ईजी पूछता है, बट फिर भी ये फॉर्मूले सब पता होने चाहिए। ईजी पूछता है, दो चीज़ें देगा, एक तीसरी पूछ लेगा। यहाँ पे तो पीसी के टर्म्स में निकाला है, बाकी ये 13, 14 हमने कर लिए। उसके बाद 15 पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाने से क्या होता है, तो ट्रांसमिटेड पावर कांस्टेंट इन एफएम बट इंक्रीजेज इन एएम। तो हमारी जो ट्रांसमिटेड पावर होती है वो ये कहना चाह रहा है कि वो एफएम में तो कांस्टेंट रहती है पावर, बट हमारा एएम में बढ़ जाती है। तो ये दो बात आती है कि एक हमारा एएम है, एक एफएम है। अगर इन्हीं दोनों में हम एम को बढ़ा रहे हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे तो कांस्टेंट रहेगा पावर। हमारी किसकी बात कर रहे हैं, पावर की, पर यहाँ पे बढ़ जाएगी। जैसे जैसे एम को बढ़ाएंगे पावर बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ही पी = पीसी और 1 + m²/2 है, तो ये प्लस में है, ठीक है, प्लस। तो एम जितना बड़ा होगा पीटी उतना ही बड़ा होगा, तो इस फॉर्मूले से पता चलता है। तो हमारा एएम में पावर बढ़ेगी अगर हम एम को बढ़ा रहे हैं, और एफएम में हमारा कोई कह नहीं सकते, मतलब नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज़ है, यहाँ पे पीटी सीधे से m² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एएम के लिए। उसके बाद बात करते हैं 18 की, फाइंड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें निकालना है। पहला है सिंगल टोन मॉड्यूलेशन ए, और बी है पॉजिटिव आरएफ पीक्स ऑफ एन एएम वोल्टेज राइज टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 वोल्ट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 वोल्ट। तो हम जो अगर हमें जो भी एएम वोल्टेज की बात करते हैं एएम मॉड्यूलेशन में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी गिवन है तो उसके फॉर्म में भी हमारा मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला होता है। वो होता है कि mt या फिर m = मैक्स पीक टू पीक माइनस मिनिमम पीक टू पीक अपॉन मैक्स पीक टू पीक प्लस मिनिमम पीक टू पीक। तो कुछ नहीं होता, जो मैक्सिमम वैल्यू है एक बार उसको घटा दो उससे मिनिमम, और एक बार डिवाइड करके दोनों को जोड़ दो। यही यहाँ पे किया, ठीक है। 4/12 मतलब 1/3, तो डायरेक्ट आ गया। तो एक फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है mt निकालने का। इस फॉर्मूले की मदद से हमने यहाँ पे 1/3 निकाल दिया, अगर मैक्सिमम मिन वैल्यू के फॉर्म में दिया होता है। अब 16 की बात करते हैं कि यहाँ पे एफिशिएंसी का एक दूसरा फॉर्मूला था, वहाँ पे क्या था m²/2 + m²। एक तो फॉर्मूला ये है कि m²/2 + m², एफिशिएंसी निकालने का ही। एक हमारा ये फॉर्मूला है कि PS/PT × 100, मतलब साइड बैंड की पावर कितनी है अपॉन टोटल पावर कितनी है, और हमारा 100, ये हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.8 दिया, देन व्हाट विल बी द ट्रांसमिशन पावर एफिशिएंसी फॉर अ टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये हमसे पूछा कि एफिशिएंसी कितनी होगी। तो पहले तो उसके लिए हम पीडी निकालेंगे, तो उसके लिए पीसी 1 + ma²/2, तो ये 0.8² हमने मतलब m में लगा दिया, ठीक है। ये m मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स में हमने 0.8 लगा दिया। पीसी को एज इट इज लिखा, तो पीटी का रिलेशन आ गया पीसी के फॉर्म में कि 1.32 पीसी। अब यहाँ पे पीएस का लिखा, साइड बैंड कितना होता है, ये पावर टोटल है, उसमें क्या होता है हमारा साइड बैंड भी है और पीसी भी है।
ओके, ये दोनों को जब जोड़ेंगे कैरियर पावर और साइड बैंड पावर को, तो टोटल पावर हमारा बनेगा। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्या किया कि PS को हमने लिखा है, PS को निकालने के लिए PT से PC को घटा दिया, ये किया PT माइनस PC। अब PT हमें PC के टर्म में पता है, तो इससे क्या होगा, जो PS है वो हमारा PC के टर्म में आ जाएगा, तो हमारा 0.32 PC आ गया। तो अब इसी का इस्तेमाल किया है। अब हमारा PS भी PC के टर्म में हमको पता है और PT भी PC के टर्म में 4.32 PC पता है, तो इसी का हमने इस्तेमाल किया है इस एफिशिएंसी के फार्मूले में। ऊपर 0.32 PC, नीचे 1.32 PC, ऊपर 0.32 नीचे 1.32 इंटू 100, तो इससे हमारा आंसर आ गया 24.24%। तो कम्युनिकेशन के अंदर और खासकर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर FMPM में, मतलब एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे काफ़ी ईजी क्वेश्चन रहते हैं। ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एफिशिएंसी, पावर, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं और रिपीट हो के बस यहीं से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिटेड पावर ऑफ एन AM वेव इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंजेस फ्रॉम 1 to 0। अगर हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा 1 से 0 पे चला जाता है, ट्रांसमिटेड पावर हमारी कितनी, इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिटेड पावर कितना हो जाएगा, तो अपोजिट जो लिखा है इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर ये 1 से 0 जाता है तो ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा 50% से। किसकी बात कर रहा है, PT की बात कर रहा है। तो ये बात एक्चुअल में मतलब क्या है कि अगर हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से 0 पे जाता है तो जो हमारा PT है वो हमारा जो भी पहले इनिशियल था वो उससे 50% बढ़ के, मतलब ये हमारा x है तो ये 1.5x हो जाएगा, इसमें 50% बढ़ जाएगा, 1.5 गुना बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज बाई 50%। उसके बाद हमारा तो यहाँ पे देख भी लेते हैं, अगर हमारा ये MA वैल्यू है जो हमारा 0 से 1 गया है, तो MA को अगर 0 कर देते हैं तो PT इक्वल टू PC हो जाएगा। वैन MA इक्वल टू 0 PT हमारा PC के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा PT इक्वल टू PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ये पूरा टर्म हो गया 0, तो PT PC के इक्वल आ गया। बट अगर यही हमारा 1 है, ये पूरा टर्म 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2, मतलब ये हमारा 1.5 PC बन गया। और जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो 1.5 PC माइनस PC अपॉन PC करके 50% आ जाएगा। तो ये चीज़ है कि पहले हमारा वैल्यू 0 था, 0 से जब 1 गया है तो शायद नीचे जो है ये उल्टा वो लिखा हुआ है, तो इसी चीज़ का ये अपोजिट लिखा था कि ये हमारा 0 से 1 है। अगर 0 से 1 जा रहा है तो, अगर 0 से हमारा 1 जा रहा है तो हमारा 1.5 गुना बढ़ रहा है, ये चीज़ है। ओके, अच्छा ये यहाँ से भी देख सकते हैं, मतलब तुरंत ही दिमाग में कि PT इक्वल टू PC और 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2 है, तो अगर हम इस M को ही हटा देंगे तो PT PC के इक्वल आ गया, और M जितना ज़्यादा होगा तो हमारा PT उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर 0 से 1 जा रहा है तभी हमारा बढ़ेगा, है ना। 0 से अगर 1 जा रहा है मतलब एक लो वैल्यू से M की बड़ी वैल्यू पे जा रहा है, तो PT भी हमारा ज़्यादा वैल्यू पे जाएगा। तो ये जो इंक्रीज़ वाली बात है वो केवल 0 से 1 जाने पे ही होगी। तो ये हमारा 17 हो गया। उसके बाद 18 हो गया था, ठीक है, ये मैक्स माइनस मिनिमम अपॉन मैक्स प्लस मिनिमम था। उसके बाद बात करते हैं 19 की, कि फॉर अ शॉर्ट वेव रेडियो लिंक बिटवीन 2 स्टेशंस बाय द आयनोस्फेयर द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम विजिबल फ्रीक्वेंसी टू द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये फैक्ट है कि रेशियो जो हमारा मैक्सिमम विजिबल फ्रीक्वेंसी का होता है जिसको हम बोलते हैं MUF, और नीचे हमारा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी FC। तो ये रेशियो के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, या लेस देन इक्वल टू क्या होगा। तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब हमारा जो मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी है वो हमारा हमेशा FC से ज़्यादा होना चाहिए। जब ये हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा FC से, तभी तो ये 1 से पूरी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो MUF जो है हमारा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि MUF हमारा ग्रेटर देन FC, इस FC को उधर ले गए, तो जो हमारा मैक्सिमम यूजेबल फ्रिक्वेंसी है वो हमारा हमेशा क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी हमारा वर्क करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे थी। अच्छा, इस तरीके से लिखा भी है कि FU अपॉन FC, इधर FU अपॉन FC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे वही चीज़ करी है कि 2 अलग अलग मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिए हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ओवरऑल हमें निकालना है, तो हमें सीधे से पता है कि हमें रूट लेना है, पहले एक का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर। जब इनको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमें आंसर दे देगा 0.5। ये 2 बार पूछ चुका है, ISRO में पूछा था, फिर उसको BSNL में भी पूछ लिया क्वेश्चन को। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे करी है, ठीक है, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर ये करके। उसके बाद बात करते हैं 21 की। यहाँ पे बात कर रहा है कि परसेंटेज मॉड्यूलेशन ऑफ एन AM वेव हैविंग अ पावर कंटेंट ऑफ 8 किलोवाट। तो पावर कंटेंट हमको दिया है, मतलब PC दिया है, ठीक है।
उसके बाद एट अ कैरियर फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलोवाट और कैरियर फ्रिक्वेंसी दी है। फिर बात करा इन ईच ऑफ इट साइड बैंड इज, तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन पूछ रहा है, हर साइड बैंड में कितना होगा, मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है। तो ये हमारा पी सी 8 किलोवाट और जो पी एस होगा वो हमारा 2 × 2 4 किलोवाट हो जाएगा। ये क्या है, पी एस हमारा क्या है, पी एस हमारा साइड बैंड है। इसको अगर मैं बड़ा करके लिखूँ कि पी एस साइड बैंड है, साइड बैंड क्योंकि 2 बैंड है और एक की फ्रिक्वेंसी कितनी, ये एक का पावर कितना दिया, ये साइड बैंड का पावर है 2 किलोवाट एंड ऐड के, ये तो लिखा है कि ऐड कैरियर फ्रिक्वेंसी। अब ये जो लिखा है कि पावर कंटेंट ऑफ 8 किलोवाट ऐड कैरियर फ्रिक्वेंसी, मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये पी सी की वैल्यू है, पी सी से होता है कैरियर, तो ऐड कैरियर फ्रिक्वेंसी मतलब पी सी की वैल्यू है, तो 8 किलोवाट तो पी सी की वैल्यू हो गई। अब ये जो नीचे वाला है 2 किलोवाट इन ईच ऑफ इट साइड बैंड, मतलब उसके दोनों साइड बैंड में पावर कितनी है 2 किलोवाट, तो क्योंकि एक में 2 है तो हमारा दोनों में 2 × 2 हो जाएगा, तो 4 किलोवाट पावर आ गई हमारी इसकी। अब इसको जब जोड़, ये क्या पी टी क्या होता है, पी टोटल होता है हमारा पी साइड बैंड प्लस हमारा पी कैरियर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या दे देगा हमारा 4 + 8 क्या दे देगा, टोटल पावर 12 किलोवाट। अब इसी 12 किलोवाट को हमारा जो मेन फार्मूला है ये वाला पी टी इजकल टू पी सी 1 + m²/2। अच्छा ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद ही हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेगा। तो पी टी इजकल टू पी सी और पी टी इजकल टू पी सी और ब्रैकेट में 1 + m²/2। अब यहाँ पे हमें पी टी पता है, पी सी पता है, एम नहीं पता है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख के एम को सॉल्व कर लेंगे तो एम हमारा 100% आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारा मॉड्यूलेशन की वैल्यू हमारी 100% होनी चाहिए, तब ये जो चीज़ें दी हैं कि पी सी हमारा 8 किलोवाट है, साइड बैंड 2 किलोवाट है, तभी हमारा सेटिस्फाई होगा। तो इस तरीके से केवल क्या था इसमें, केवल यही फार्मूला हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ये रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या कहता है कि पी टी इजकल टू पी एस प्लस पी सी, और ये जो पी एस है इसमें हमारे दोनों साइड बैंड आ जाते हैं, ठीक है, दोनों साइड बैंड आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, चलो 22 ही देखते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कि अ 1 किलोवाट कैरियर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 60%। तो ये डेप्थ का मतलब है हमारा एम, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको हम 60% मतलब 0.6 लिख सकते हैं। और कैरियर पावर मतलब ये पी सी हमारा 1 किलोवाट है। तो टोटल पावर पूछी है, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा, पी टी इजकल टू पी सी 1 + m²/2। तो ये तो पी सी लगा दिया, ठीक है, 10⁻³ क्योंकि 1 किलोवाट था, ये 0.6 यहाँ पे लगा दिया, सॉल्व होके आ गया 1.18 किलोवाट। उसके बाद बात कर रहा है इस क्वेश्चन में कि इफ द टोटल पावर ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज हमारा कितनी 600 वाट टोटल पावर, एंड कैरियर पावर भी दे दी है हमारा 400 वाट। मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा तो ये क्या हो जाएगा 600 = 400 1 + हमारा m²/2। तो ये चीज़ है, ये इससे डिवाइड कर दो 600/400 और -1 कर दो, m²/2 कर दो, ये 1 से इधर आ गया, तो ये क्या हमारा बचा 3/2 बचा, तो ये हमारा 0.5 बच गया, 0.5 × 2 कर दो और m² कर दो, तो ये क्या बना देगा 1, तो m हमारा आ जाएगा 1। तो देखो आंसर m कितना है 1, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, पी टी इजकल टू पी सी 1 + m²/2, तो डायरेक्टली सॉल्व करके ही इसका आंसर आ जा रहा है 1। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 24 पे। यहाँ पे बात करिए SNR की, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो फॉर आइडेंटिकल टोटल ट्रांसमिटेड पावर द रेशियो ऑफ SN फॉर वाइड बैंड FM टू रेडियो ऑफ SN टू, इसको मैं दूसरे से लिख लेता हूँ, ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ DSB AM। तो एक तो वाइड बैंड FM है, एक DSB AM है विद M इजकल टू 1 इज। तो फॉर आइडेंटिकल टोटल ट्रांसमिटेड पावर द रेशियो पूछ रहा है इन दोनों का, M में दिया है 1, तो DSB AM के लिए जो SNR का हमारा रेशियो होता है वो ये होता है m²/2 + m², जो हमारे क्या होता था ईटा की वैल्यू होती थी एफिशिएंसी की। तो इसमें m लगा देंगे, जो भी हमें गिवन है 1 गिवन है, तो ये हमें वैल्यू दे देगा 1/3। अब वाइड बैंड FM का ये पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पे वैल्यू पता होनी चाहिए, DSB AM का कितना है, वाइड बैंड FM का SNR कितना है, ये है, तो 3/2 और MF का हमारा स्क्वायर, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, FM का मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू। अब वो कितना होता है डेल ओमेगा अपॉन FM। अब यहाँ पे डेल ओमेगा की वैल्यू 75 लेनी है हमें, ये यहाँ पे दिया है, गिवन FM अलग से दिया है कि 15 किलोहर्ट्ज़ एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज हमारा 75 किलोहर्ट्ज़। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी डेविएशन और इन दोनों की वैल्यू लगा के, तो 75/15 हमारा 5 दे देगा। अब इस 5 को उठा के इस हमें लगा देना है, तो इसको उसमें लगाएंगे तो ये क्या दे देगा 3/2 और 5 का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा 75/2।
अब ये रेशियो हमें लगा देना। फाइनली हमने क्या किया, इसी रेशियो को लगाया 75/2 और 1/3 जो ऊपर सॉल्व किया था वो, इसको सॉल्व करेंगे, ये दे देगा 112.5। तो इस तरीके से हमारा 1.2.5 इसमें आंसर आ रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट दो फार्मूले थे। एक तो हमारा ये फार्मूला, ये तो किसके लिए, DSB AM के लिए है, जो हमने पहले भी देखा है, जो हम एफिशिएंसी की वैल्यू निकालते हैं वही फार्मूला। और जब वाइड बैंड FM की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा ये फार्मूला है 3/2 mf²। बट वहाँ पे mf की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, हमारा डेल ओमेगा अपॉन FM। तो ये तीन फार्मूले यहाँ पे हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये दोनों नीचे वाले वाइड बैंड FM के हैं और ये वाला हमारा DSB डबल साइड बैंड AM का फार्मूला है। ये फार्मूले क्या S/N के हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशियो के। फिर बात करते हैं 25 की। यहाँ पे बात हो रही है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर सिग्नल ओके इज गिवन बाई 1+, ये सिग्नल दिया 1+ AM हमारा 1+ AM cos 2π f/AT cos 2π FM t cos 2π fct। तो ये इस तरीके से तीन इसमें टर्म्स हैं, वेयर fc इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल, द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज। तो हमसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे बात एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डबल साइड बैंड की बात कर रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड DSB SC सप्रेस कैरियर ये है, ये पूरा हमें ये क्वेश्चन में दिया है और इससे पूछा है कि द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे सीधे से याद रखना है कि 1+ AM cos 2π AT या CT और हमारा बाहर cos 2π FMT, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा सीधे से 1+ और AM करके एक कॉस का टर्म अंदर होगा और एक हमारा कॉस का टर्म बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी। तो ये केवल और केवल हमारा C में सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट हमारी वो जब हम थ्योरी पढ़ते हैं इसकी कि AM हमारा DSB SC का कैसा होता है, वहाँ पे इक्वेशन आती है, तो सीधे वहाँ से उठाया गया है। ये क्या था, AM DSB SC।